अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 2 दिन से कराची के मसाइल के हल के लिए अहम मुलाकातों और फिर कमेटी बनने की खबरें सामने आई। कहा गया कि कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक हो गया है और एक एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को शामिल किया गया है। मगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के लिए कमेटी के क़याम की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। आज मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची से मुतालिक मीटिंग्स में कोई डिस्कशंस हुई मगर ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही कोई मुआहदा हुआ है। जो भी कमेटी बनेगी वो वफाक और सिंध हुकूमत की बनेगी। सियासी जमातों का एग्जीक्यूटिव रोल में कोई किरदार नहीं होता। साथ ही उन्होंने वाजे किया कि आइन के तहत दिए गए एग्जीक्यूटिव इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस बारे में किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। बड़ी बातें में पता नहीं क्या अग्रीमेंट हो गई है और ये हो गया, डिस्कशंस हुई हैं कई चीज़ों पे, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है। कमिटीज़ बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। सियासी जमातों की कमिटीज़ नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज़ बनती हैं सियासी कामों के लिए। आपने हमसे डायलॉग करना है किसी चीज़ पे, किसी सियासी जमात ने, सौ बिस्मिल्लाह, हमने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये आप लोग ही हैं जो कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ। अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। कराची से मुतालिक होने वाली मुलाकातों में शरीक मेयर कराची वसीम अख्तर ने BGO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि कराची से मुतालिक डिस्कशंस हुई हैं मगर तहरीरी सूरत में कोई चीज़ नहीं आई है। जो कुछ भी फाइनल होगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक तो कोई रिटन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, डिस्कशन में आया है। इसमें एक एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जिसमें सारी जमातों से दो रिप्रेजेंटेशन होगी। वो फाइनल होगा तो ज़ाहिर है आपके सामने आ जाएगा। उसमें फिर जो है स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कौन मॉनिटर करेगा उसको, उसके बाद फंड्स कहाँ से आएंगे, सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। KMC की बात जहाँ आई तो वहाँ KMC के पास वैसे ही फंड्स नहीं हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इसमें टाइम लाइन क्या होगी, ये सारी डिस्कशन आई हैं इसके अंदर और ये डिस्कस हुआ है और मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अल्लाह करे कामयाबी हो। NDA में लीडिंग रोल लेगी और एग्जीक्यूट कराएगी FWO से, जो जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जहाँ जहाँ लैंड कंट्रोल है वहाँ फैसिलिटेट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर KCR की बात आती है तो रेलवे से मैटर पर्टेन करता है। तो इस तरह से कंसेंसस बन रहा है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का कंसेंसस बन रहा है मगर अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली खुर्रम जमान ने का कहना है कि मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ कराची की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार है, जबकि दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए हम आपके साथ एक टेबल पे भी आज बैठने को तैयार हैं। शहर की खातिर कि हम ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हैं। शहर की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आखिरी मौका दे रही है इस सूबे को ठीक करने के लिए। अवाम के हाथ हमारे गरीबानों तक पहुंच गए हैं और इन वजूहात के बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि कोई गैर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का इतलाक ज़ेरे गौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कराची से मुताल्लिक केस की समाअत में आइनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। उन्होंने बताया कि वफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर
और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का वादे तौर पर कहना है कि मेयर का जब टाइम खत्म होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत लगाएगी। कराची के मसाइल से मुताल्लिक 13 और 15 अगस्त को इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें हुई हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शरीक थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर अली जैदी ने शिरकत की। मेयर कराची वसीम अख्तर और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक थे। हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ये भी इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ इजलासों में साबिक मेयर कराची और सरबरा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी शिरकत की है। उनसे भी बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, कुछ तय पाया ही नहीं है, यानी कि जो मामलात है वो स्टेटस को के तहत ही चलेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से ना कराची के दूसरे मामलात के हवाले से कुछ नहीं तय पाया? देखिए, डिस्कशन हर इशू पे हुआ है और हर तरीके कार पे हुआ है कि किस तरह से एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होगी, किस तरह से टाइमलाइन सेट होगी, फंड्स कैसे अरेंज होंगे, एग्जीक्यूट कौन करे। ये डिस्कशन में सारी चीजें आई हैं, मगर अभी तक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। करने की बात हुई है, गवर्नमेंट सिंध नोटिफाई करेगा उसको, और जो डिस्कशन में आया कि लीडिंग रोल CM सिंध लेंगे, जाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, तो ये सारी डिस्कशन ही हो रही है और हुई है। मगर कराची के मामले पर पीपल्स पार्टी मानने पे कितना तैयार थी? क्योंकि आज तो बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ मिनिस्टर ने। क्या कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर कंसेंसस हुआ हो कि कराची को कैसे बेहतर करना है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करना है? अगर एग्जीक्यूट बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर ही करेंगे, मगर किस तरीके से फंडिंग आएगी, वफाक किस तरह कोऑपरेट करेगा, कोई बात हुई है? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। कंसेंसस था मीटिंग के अंदर। इशूज के हवाले से मैंने अपना वाज़ेह पॉइंट रखा था कि सिर्फ नाले ही नहीं हैं, नाले से रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली उसी से पर्टेन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज का डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, KCR, सड़कों का बुरा हाल, पीने का साफ पानी। अगर इसी फोरम को, इसी कमेटी को आगे लेके चलना है तो सिर्फ नाले साफ करके छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है। कराची नीड्स परमानेंट सोल्यूशन। बहुत हो गया, अब अच्छा खासा बर्बादी हो चुकी है इस शहर की, तो इस पे सबने मुत्तफिक होके हाँ में हाँ मिलाई थी। ऐसी बात नहीं है। वहाँ जब हम मीटिंग में थे तो हर आदमी ये चाह रहा था, सारी गवर्नमेंट से चाह रही थी तीनों। और क्या ये बात दुरुस्त है कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनका बड़ा कंसर्न था, उनका बड़ा किरदार था आप लोगों को साथ बिठाने में? जब आप लोग साथ बैठे हैं तो बाकायदा तौर पर किरदार अदा किया गया आप लोगों को साथ बिठाने में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न था, उन्होंने NDMA की जिम्मेदारी लगाई और वो लोग यहाँ आए हैं। कराची मीटिंग हुई थी और आपके सामने है कि कोर कमांडर साहब को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि काम को मॉनिटर करें। तो मैं समझता हूँ कि तीनों गवर्नमेंट्स बैठ तो गई हैं, मगर वे फॉरवर्ड अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कोई डिस्कशन में जरूर आई है, तरीकेकार जरूर तय हुए हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने फिर ये भी रखा कि इसमें साथ साथ बल्दियाती निजाम को मजबूत भी किया जाए। ऐसे नहीं, अगर ये सारा कुछ बना भी लेते हैं तो किसके हवाले करेंगे? डोमेन जो है वो बल्दिया का है, KMC का है ये काम सारा, तो वो इदारे, वो महकमे KMC के हवाले भी किए जाए ताकि इसको स्मूथली आगे लेके बढ़ा जाए। क्या आपका अब टेन्योर खत्म हो रहा है कि इस पर बात हुई कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपके बाद जो आए वो बाइख्तियार हो, कोई किसी जमात से ना हो और उसको इख्तियारात दिए जाएं और वो डिलीवर करे, वफाक के साथ भी ताबुन करे? क्या इस किस्म की भी कोई बात हुई? बिल्कुल, इस पे डिस्कशन हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सब मुत्तफिक हों। पॉलिटिसाइज किस्म का गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड बैगेज नहीं हो उसके साथ, ताकि NDMA उससे प्रॉपरली काम ले सके अलॉन्ग विद जो हमारी कमेटी फॉर्म हुई है और होने जा रही है। तो सिंध हुकूमत इस पर था कोई, सिंध हुकूमत का रुझान कि वो मान जाए? क्योंकि आज लगा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कोई रुझान है सिंध हुकूमत का कि वो इस बात पर मान जाए। अब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी CM साहब की, वहाँ जो डिस्कशन हुआ उसमें इस किस्म की बात हुई कि जो भी काम होगा उसमें सिंध गवर्नमेंट की रजामंदी होगी और जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, सेपरा है,
हर चीज को पूरा किया जाएगा, फॉर्मेलिटीज को। जहाँ एनओसीज की जरूरत पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ली जाएंगी, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ेगी वो वहां से ली जाएंगी। तो सब मुत्तफिक थे इस बात से वहां। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा मुख्तलिफ कामों की जो कराची में हो रहे होंगे? वो एनडीए में ज्यादा एग्जीक्यूशन करेगा, कौन लीड करेगा? एनडीएमए ही लीड करेगा। सुपरविजन जाहिर है जो भी कमेटी बन रही है वो देखेगी इसको, और अगर एनडीए में समझेगा कहीं और भी कॉन्ट्रैक्ट देने हैं या किसी को आउटसोर्स करना है तो वो डिसाइड करेगा उसके लिए। और एक अच्छे माहौल में ही बात हुई है। वफाकी और सिंध हुकूमत और एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अगर इदारों से भी लोग मौजूद थे उस माहौल में, एक अच्छे माहौल में बात हुई है कि जिसका आउटकम आ सके। या एक मीटिंग थी जो गुजर गई और आउटकम कोई नहीं आएगा, कराची का जो हाल है वो वही रहेगा? नहीं, वहाँ तो ऐसी कोई बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ आना भी चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि कराची जो पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे 95% रेवेन्यू देता है, इसका इतना बुरा हाल है, अगर इसका ज्यादा मजीद खराबियां आ गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर बल्दियाती निजाम मजबूत होगा तो जमहूरियत भी मजबूत नहीं होगी साहब। और ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत करने के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इसके अलावा वफाक से तहरीक इंसाफ, इसके अलावा एनडीएमए, इसके अलावा कोर कमांडर कराची, इन सब की एक मीटिंग हुई है? नहीं, इसमें जनरल थे और एक चेयरमैन थे और ये हमारी जमातें थी। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आई कि एसएलजीए 2013 को भी अमेंड होना है। वहाँ अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली खुल के बात की कि 2013 के एसएलजीए से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता सिंध को, जो आज कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, और सब खामोश थे उस पे। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली बताया कि इस कोई हूं मैं, तो इसमें तब्दीली बहुत है। एक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते, ये अटॉर्नी जनरल के मार्क्स पे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब खबरें आ रही हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी इस हवाले से मुलाकातें हुई हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर रहे हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं, उनके दौर में जो कराची में काम हुआ उसको समझते हैं। इस हवाले से उनसे क्या मशवरा लिया गया है और क्या सॉल्यूशन की बात हो रही है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारी कोशिश थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से कराची के मामले पर बात हो, मगर बदकिस्मती से हमारा राब्तों से नहीं हो सका है कायम। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जाली अकाउंट्स केस में एक अहम मोड़ सामने आया है। इस केस में नैब के मरकजी गवाह असलम मसूद इंतकाल कर गए। असलम मसूद ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे और उन्हें जद्दा से गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड कराया। उनका एतराफ़ी बयान सामने आया जिसमें बड़े बड़े दावे भी किए गए। असलम मसूद ने खुद बताया था कि वो 1992 से ओमनी ग्रुप से वाबस्ता थे, खुद जाली अकाउंट्स की निगरानी करते थे। असलम मसूद को 23 अक्टूबर 2018 को इंटरपोल ने जद्दा से गिरफ्तार किया था। असलम मसूद ने GIT को दिए गए अपने एतराफ़ी बयान में बताया था कि मैं 1992 से ओमनी ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, मैं ग्रुप के तमाम इंतजामी और माली मामला देखता था, मेरे पास एक चपड़ासी से लेकर डायरेक्टर तक तमाम जिम्मेदारियां थी। असलम मसूद ने बताया था कि जाली अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते थे कि उनके जरिए पैसों की इधर उधर मुंतकली की जाए। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा था कि मैं 4 कंपनियों में डायरेक्टर और शेयर होल्डर हूँ, हो सकता है कुछ और कंपनियों में भी हूँ जिनके बारे में मैं नहीं जानता। असलम मसूद ने बताया था कि मैंने 2011 से 2012 तक बराह रास्त अनवर मजीद की हिदायत पर चेक्स पर दस्तखत किए, उसके बाद उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर ऐसा किया। असलम मसूद ने अपने बयान में बताया था कि एग्रो फार्म ठट्टा के नाम से 1 करोड़ 70 लाख के 3 चेक A1 इंटरनेशनल नामी जाली कंपनी के अकाउंट्स में जमा करवाए गए। उस पर मैंने और नवेद इकबाल नामी शख्स ने अब्दुल गनी मजीद के अहकामात पर दस्तखत किए ताकि पैसों को छुपाया जा सके। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा था कि उमैर के नाम पर यूनुस खुदवाई की इजाज़त से मोहम्मद आरिफ ने जाली अकाउंट खोला, मैं उस अकाउंट की निगरानी करता था। बयान में मजीद कहा था कि समिट और सिंध बैंक में जाली अकाउंट्स इसलिए खोले गए क्योंकि ओमनी ग्रुप के मालिकान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे। अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर जाली अकाउंट्स के चेक जारी किए जाते थे।
बहुत सारी बातें असलम मसूद ने बताई थी और वो वादा माफ गवाह थे, आज वो इंतकाल कर गए हैं। क्या इस का केस पर असर पड़ेगा? हमारे साथ माहिर कानून इमरान शफीक मौजूद है। शफीक साहब बहुत शुक्रिया। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वादा माफ गवाह आज इंतकाल कर गए हैं? देखिए खानज़ादा साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि एक अहमियत किसी गवाह की कानून की नज़र में होना और एक है पब्लिक परसेप्शन होना, अवामी तासुर पाया जाना। जो अवामी तासुर है वो वादा माफ गवाह के हवाले से तो हुआ करता है कि शायद बहुत मजबूत गवाह होता है, लेकिन कानून की नज़र में अदालत के जो तासुर होता है वो वादा माफ गवाह के हवाले से ये है कि वो एक इंटरेस्टेड विटनेस हुआ करता है जो किसी जुर्म से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी दूसरे पर वो जो जुर्म के हवाले से डिस्क्लोजर किया करता है। तो इसलिए उसको एक इंटरेस्टेड गवाह के तौर पर देखा जाता है और उसकी शहादत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। इसलिए अगर वो जिंदा भी होते तो उनकी शहादत की जो गवाही है उसकी हैसियत बहरहाल एक कमज़ोर शहादत की होती। लेकिन अब चूंकि वो फोत हो गए हैं तो नैब का जो कानून है वो क्या कहता है? नैब का कानून सेक्शन 26 है जो डील करता है टेंडर ऑफ पार्डन पे वादा माफ गवाह के हवाले से। वादा माफ गवाह के हवाले से नैब का कानून दो शराइत आयद करता है। एक तो ये कहता है कि उसकी एक गवाही हुआ करेगी मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल से पहले होगी, और दूसरी गवाही उसकी वो होगी जो वो अदालत के अंदर आकर जज के सामने ट्रायल के दौरान देगा। इसलिए और कानून ये कहता है कि ये दोनों शेल बी एग्जामिन्ड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन दोनों बयानों के हवाले से। जब शेल बी एग्जामिन्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह है कि वो लाजमन अदालत के सामने पेश होगा। अगर वो पेश नहीं होता तो बहरहाल इस वो गवाही जो उसने दी थी मजिस्ट्रेट के सामने उसको अदालत में तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब नैब इसके हवाले से एक कोशिश ये कर सकता है कि वो मजिस्ट्रेट जिसने ये बयान रिकॉर्ड किया था उनको बतौर गवाह पेश करने की कोशिश करे, लेकिन कानून इस हवाले से भी बिल्कुल वाज़ेह है। कानून शहादत ऑर्डर है पाकिस्तान उसका सेक्शन 46 ये कहता है कि अगर कोई शख्स फोत हो चुका है तो उसकी गवाही उसके हवाले से कि उसने कोई बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी, वो किन सूरतों में कबूल की जा सकती है। उसमें जो सूरत है वो डाइंग डिक्लेरेशन की है। जैसे जो वफात फोत होने से पहले कोई शख्स ये बताए कि बयान नज़ई जिसे कहा जाता है कि मुझे किस सूरत में किसने मारा और किस अंदाज में मारा गया, तो वो तो कबूल किया जा सकता है। उसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं लेकिन उसमें बहरहाल वादा माफ गवाह की जो गवाही है वो उन सूरतों में दाखिल नहीं है। तो इसलिए अब वादा माफ गवाह के गुजर जाने की सूरत में अब नैब के पास कोई चाराकार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि उसकी गवाही को अदालत में जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसको अदालत में साबित किया जा सके। मगर अगर उनके बयान की रोशनी में नैब ने कोई दस्तावेजी सबूत हासिल किए हों, मनी ट्रेल कोई हासिल किया हो, तो वो उसको बतौर एविडेंस जरूर पेश किया जा सकता है और उसका फायदा नैब को हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि दस्तावेजी सबूत जो हासिल किए गए हैं उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये सबूत मौजूद हैं। नैब ने उसकी रोशनी में उन जगहों से जाकर अगर अब रिकॉर्ड हासिल कर लिया है तो वो अब रिकॉर्ड तो मौजूद है, वो ट्रांजैक्शंस तो मौजूद हैं, वो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तो मौजूद होंगी। अगर बिलफर्ज ऐसा ही है तो फिर यकीनन वो अदालत में साबित की जा सकती हैं, उनकी अपनी हैसियत है और वो सिर्फ उसके डिस्क्लोजर के नतीजे में आई थी। और कानून शहादत का जो दफ़ा 40 है जिसका मैंने जिक्र किया वो इसके हवाले से बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह की सिचुएशन में बहरहाल वो उन चीज़ों की अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत है वो कबूल की जा सकती हैं, लेकिन जुबानी जो उन्होंने बयानात दिए थे बहरहाल अब वो ज़ेर ज़मीन दफन हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद थे। जाली अकाउंट से जुड़े तोशाखाना केस में आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत भी एहतसाब अदालत आई और अदालत में समाअत के दौरान वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं सीनियर काउंसिल हूँ, मुझे भी अदालत में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। फारूक एच नाइक ने कहा कि यह फौजी अदालत नहीं है और ना ही इन कैमरा ट्रायल है। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि मुझे भी अदालत में पेश होने में मुश्किलात पेश आईं, मुझे भी पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बाद यू टर्न लेकर दूसरे रास्ते से आया हूं, जिस पर वकला ने कहा कि हमें आपसे हमदर्दी है। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि मैं इस मामले को इंतजामिया के साथ उठाऊंगा ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर उन्हें कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। इस पर जज एहतसाब अदालत ने पूछा कि आसिफ जरदारी कहाँ हैं। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अदालत में मौजूद हैं, जिस पर आसिफ अली जरदारी मुलजिम की हैसियत से रोस्ट्रम पर आकर उन्होंने हाजिरी लगाई और दस्तखत किए। अदालत आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने
यूसुफ गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को भी 9 सितंबर को तलब किया है। समाअत के बाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाएं, मगर हम ना पहले दबाव में आए हैं ना अब दबाव में आएंगे। अपोजिशन पे दबाव डाल के नैब के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि एनएफसी अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और कल आगे जाके आप देखेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। तो हम एक ब्रेक शामिल करें। हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिली है। हुकूमत और बिजली तैयार करने वाली कंपनियों के दरमियान बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद तवक्को है कि आईपीपीज के टैरिफ में कमी आएगी और हुकूमत को अरबों रुपए का फायदा होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत को 600 अरब रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सर्कुलर डेट में कमी आएगी, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए था, मगर अब बढ़कर 2200 अरब रुपए को तजावुज़ कर गया है और इसमें हर माह 40 अरब रुपए तक का इजाफा हो रहा है। मगर अब हुकूमत कुछ आईपीपीज के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है। अब तक हुकूमत ने 1994 की पॉलिसी के तहत कायम की गई 7 आईपीपीज से 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई 12 आईपीपीज से एमओयू पर दस्तखत कर लिए हैं, मगर अभी 2015 की पॉलिसी के तहत कायम की गई आईपीपीज से समझौता होना बाकी है। आरएफबी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत कायम की गई आईपीपीज 6031 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। उनमें से अक्सर आईपीपीज रिटायर होने वाली हैं। इसी तरह 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई आईपीपीज 3086 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि 2015 की पॉलिसी के तहत कायम की गई आईपीपीज 14114 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। उनमें से अक्सर सीपेक प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी चीन के साथ पार्टनरशिप में है। एलएनजी बेस्ड प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनसे अभी मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात का स्कोप 1994 और 2002 में लगे गए की पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स पर था। अलबत्ता यह खबर ज़रूर सामने आ रही है कि चीनी हुकाम ने भी इस बात का इशारा दिया है कि वो सीपेक के तहत लगाई गई आईपीपीज के मुआहदों पर नजरसानी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आईपीपीज के साथ किए गए मुआहदों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने आईपीपीज से मुआहदों का जायजा लेने के बाद लिखा कि इन कंपनियों की अदायगी का जायजा लेने के बाद 3 नताइज सामने आए हैं। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों की गलत बयानी की वजह से उन्हें ज़ायद अदायगियाँ की गई। रेगुलेटर ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए। साथ ही बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाकर उसे मुनासिब सतह तक लाया जाए। आगे चलकर कमेटी ने हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आ सके। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि हुकूमत इन तमाम कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकती है, ताकि इन कंपनियों की बेज़ाब्तियाँ साबित हों जो इस रिपोर्ट के स्कोप की वजह से वाज़े नहीं है। अब हुकूमत ने 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई आईपीपी से एमओयू पर दस्तखत कर लिए हैं और साथ ही इस मुआहदे का ये भी हिस्सा है कि जो आईपीपीज की पेमेंट्स हैं जो हुकूमत के पास फंसी हुई हैं, जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 700 से 800 अरब रुपए का अमाउंट बनता है, वो भी हुकूमत वापस करेगी। अहम बात यह है कि 2002 के तहत जो पावर पॉलिसी थी उसमें जो डॉलर के साथ रेट को फिक्स किया गया था, डॉलर इंडेक्सेशन थी, वो ख़त्म कर दी गई है। साथ ही एफिशिएंसी गेन्स शेयर किए जाएंगे। 1994 की पॉलिसी के तहत जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उनमें रिडक्शन की गई है। साथ ही जो हीट रेट है उसकी शेयरिंग की बात की गई है। हमारे साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम और साथ ही जो पावर की एक रिपोर्ट बनाई थी जिसके हम आपको मंदजात बता रहे हैं, वो भी उन्होंने बनाई। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साबिक सरबराह हैं मोहम्मद अली, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने रिपोर्ट बनाई, उसमें सख्त सिफारिशात भी थी, किस तरीके से आईपीपीज ने पैसा कमाया वो बात थी, किस तरीके से वो मुनाफा कमाते रहे। अब जो मुज़ाकरात के नतीजे में चीज़ आई है उसमें आपको लगता है कि एक बैलेंस्ड आउटकम आया है जिससे हुकूमत ही को ज़्यादा फ़ायदा होगा?
देखिए शाहिद साहब, जो जितना भी पास्ट के मैटर्स हैं वो सब के सब नेपरा को रेफ़र किए हैं। नेपरा इज़ द रेगुलेटर, उनके पास अथॉरिटी है और हमने कमेटी में तमाम नंबर्स रिकंसाइल कर लिए हैं आईपीपीज़ के साथ और वो नेपरा को जा रहे हैं। तो अब नेपरा जो है इस मैटर को देखेगा, तो इस मैटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्यूचर के अंदर जो पेमेंट्स हमारी ड्यू आने वाले वक्तों में हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 2002 की अगर आप पॉलिसी देखें तो उससे डॉलर इंडेक्सेशन ख़त्म कर दी गई है और अब रिटर्न रुपयों में मिलेगा। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो प्लांट्स आज से 10 साल पहले सेट हुए थे जब डॉलर 80 और 85 रुपए का था, आज 168 का है, तो जो 15% उस वक्त मिल रहा था वो आज 30% बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुका है कुछ केसेस में। तो आने वाले वक्तों में अगर डॉलर बढ़ेगा भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जो फ्यूल में ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो सेविंग होगी वो गवर्नमेंट शेयर करेगी। तो फ्यूचर के अंदर बड़ा एक बैलेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। 94 के जो प्लांट्स हैं, आपको जहन में रखना चाहिए कि पहले एक बार इनकी निगोसिएशन हो चुकी है। सेकेंडली, इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हमने स्ट्रेट अग्री किया है कि 11% से कम हो जाएगी और जो बाकी बचेगी उसकी आधी तकरीबन उनका रिटर्न कंपोनेंट है वो भी रुपये में हो गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड इन दो पॉलिसीज़ के अंदर एटलीस्ट जो प्रॉफिट पेमेंट है वो रुपीज़ से लिंक कर दी गई है, डॉलर इंडेक्सेशन ख़त्म कर दी गई है। और हुकूमत कह रही है कि जो अपने हुकूमत के प्लांट्स हैं वापडा के तहत उनका भी जो रिटर्न है वो कम किया जाएगा। इसमें सेविंग, शिबली फराज साहब कह रहे हैं 600 अरब रुपए तक की बचत होगी। दो सवाल पैदा होते हैं, क्या टैरिफ में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, साथ ही सर्कुलर डेट कितना कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स जो इस वक्त हैं 14,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी वो 2015 के बाद है। आपकी रिपोर्ट का स्कोप तो था जिसमें आपने 2015 के बाद लगाए गए प्लांट्स के हवाले से भी अपना ओपिनियन दिया है, मगर निगोसिएशन का स्कोप नहीं था। तो कितना इंपैक्ट आएगा, कितनी सेविंग होगी? ये जो सेविंग के नंबर्स हैं वो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो एनर्जी टीम और इकोनॉमिक टीम है वो इसको डिस्क्लोज़ करें, जो कि इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में वो करेंगे। लेकिन जो नंबर्स हैं वो बड़े इनकरेजिंग और बहुत सब्सटैंशियल नंबर्स हैं। जो नंबर्स आपने बताए हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो 600 अरब रुपये का नंबर जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है, वो 94, 2002 और 2006 की पॉलिसी में जो सेविंग होगी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो ये नंबर तो खाली इस तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो सेविंग होगी, कुछ गवर्नमेंट के प्लांट्स भी हैं तो इससे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इंशाल्लाह इकोनॉमिक टीम जो है वो इसको डिस्क्लोज करेगी। टैरिफ पे इम्पैक्ट डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों का आएगा और सर्कुलर डेट पर भी आएगा। लेकिन हमें जो चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं तो ओवरनाइट तो सारे सोल्यूशन नहीं हो सकते, लेकिन एक पहला स्टेप ले लिया गया है इन द राइट डायरेक्शन। अब ये जो एक निगोसिएशन हुई है इसका इम्पैक्ट बाकी प्लांट्स पर आएगा और बाकी जो इशूज़ हैं पावर सेक्टर वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सही होंगे और उसके बाद आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर डेट में और टैरिफ में ग्रेजुअली कमी आना शुरू होगी इंशाल्लाह। साहब, आपने जो रिपोर्ट बनाई, ज़ाहिर पावर सेक्टर को आप अच्छे से समझते हैं। अब पाकिस्तान का मसला जनरेशन की साइड से अगर महंगे प्लांट्स का था तो साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन लॉसेस और बिजली की चोरी का भी है। हुकूमत ने आके बिजली की कीमतें बढ़ाई मगर सर्कुलर रेट फिर भी डबल हो गया है। तो ये सारे मसाइल हल किए बगैर आपको लगता है कि एंड कंज्यूमर को पाकिस्तान में फ़ायदा हो सकता है, सस्ती बिजली मिल सकती है? देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम एनर्जी के मसाइल हल करना चाहते हैं। तीन चीज़ें, पहली चीज़ तो जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस करनी है, जिसकी तरफ पहला कदम हमने ऑलरेडी ले लिया है इस निगोसिएशन के थ्रू। दो और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जैसे आपने हाईलाइट की, उसमें से एक चीज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेज हैं हमारे ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंडली, हमारी रिकवरी जो है वो उसमें भी काफ़ी लॉसेज हैं। तो इन लॉसेज के नंबर्स के साथ तो एनर्जी पावर सेक्टर को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट देखें, बल्कि उसका उनका एड्रेस भी देखें, तो उन्होंने उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि नेक्स्ट टारगेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो गवर्नेंस मॉडल हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह सही होंगी, उससे इम्पैक्ट आएगा और बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मसाइल का हल मुश्किल है। सेकेंडली, जो हमें कंपेटिटिव मार्केट, मल्टी बायर मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप नोट करें, हमने MOUs के अंदर क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट मल्टी बायर मार्केट अगर क्रिएट करती है तो ये तमाम प्लांट्स टेक एंड पे पे चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि इनको जो फिक्स कैपेसिटी पेमेंट आज देनी पड़ती है, चाहे बिजली गवर्नमेंट से खरीदे या ना खरीदे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टी बायर मार्केट जब क्रिएट होगी तो फिर गवर्नमेंट की जो गारंटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट को कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं और ये बड़ा क्लियर है अगर आप MOUs देखें, गवर्नमेंट के ट्वीट्स और एड्रेस देखें कि इन दोनों की तरफ अब काम शुरू होने जा रहा है। मतलब और ज़रा जो 2015 के बाद प्लांट लगे उसमें नज़र आता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है वो तो नीचे आया है, सस्ती बिजली पैदा होने के मगर फिक्स्ड कॉस्ट का जो कंपोनेंट है, जो डेट की रीपेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो भी मुज़ाकरात हो जाएं, टेन्योर बढ़ जाए
है तो उस पर फर्क आ जाएगा, तो हम कम से कम सोच सकते हैं कि अनकरीब अगर एंड कंज्यूमर को टैरिफ की सूरत में फायदा नहीं भी हो रहा तो हम सर्कुलर डेट से जान छुड़ाने जा रहे हैं ताकि हुकूमत के पास कैपेसिटी हो पैसे खर्च करने की और ये लॉसेस खत्म हो। जी देखें ना, अगर हमारा सर्कुलेटेड 40 अरब रुपए जैसे आप कह रहे हैं तो साल के कोई 300-400 अरब के अगर जो लॉसेस हो रहे हैं तो ये अभी जो निगोशिएशन है इससे सेविंग होगी, बाकी निगोशिएशन से इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस रिकवरी, तो ये तमाम मसाइल जब हल होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले चंद माह या कुछ अरसे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन आई थिंक अप्रिशिएट ये करना चाहिए, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाएगी। जैसे कि ये एक चीज़ हुई तो उस पर भी हमने देखा कि जी कुछ क्वार्टर से क्रिटिसिज्म आया, लेकिन आप ये देखें कि पहले ये कोई भी सेविंग नहीं थी, हम कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, रिटर्न डॉलर्स में दे रहे थे। तो एक बड़ी मेहनत के बाद 6 महीने में रिपोर्ट बनाने में लगे, 2 माह की दिन रात की निगोसिएशन हुई है, लेकिन आप रिजॉल्व देखें, आप डिटर्मिनेशन देखें गवर्नमेंट का कि एक जो तहिया किया गया था आज से 1 साल पहले सितंबर में हमने काम शुरू किया था रिपोर्ट पे और अब हम फिर से अगस्त में बैठे हैं, तो 1 साल हो गया, बट डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी गई और एक रिजल्ट माशाल्लाह आज फाइनली मुल्क के लिए आ गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अच्छी खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में रवा माह रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और रवा साल जुलाई में 2.76 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेज बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने भिजवाई, जो जून के मुकाबले में 12.2% ज़्यादा है। जुलाई 2019 के मुकाबले में 36.5% ज़्यादा है। खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, दीगर ममालिक की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, खासतौर से अरब ममालिक की तरफ से, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से मईशत बंद है, दूसरा तेल की कीमतें नीचे चली गई हैं। तो क्या ये वन टाइम है या मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है? माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप समझते हैं एक परमानेंट इजाफा है या आपको ये वन टाइम लग रहा है, 2-3 महीनों बाद पता चलेगा असल में? देखिए शाहजेब, ये जो है अभी देखना होगा 2-3 महीने आगे कि ये सस्टेन करता है या नहीं करता, क्योंकि 2-3 रीजंस हैं, या ये कह लें कि थोड़े से शक व शुबात हैं जो जहन में आते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से मेजर जो है हमारा पोर्शन आता है, तकरीबन 60-65% मिडल ईस्ट से आता है, और सऊदी अरेबिया और यूएई ये 2 बड़ी डेस्टिनेशन है जहां से 50% हमारा जो है वो रेमिटेंस का फ्लो आता है। तो अगर यहाँ से फ्लो बढ़ रहा है तो उसके 2-3 रीजंस ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना वहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ना वहाँ पे जॉब्स बढ़ी हैं, इनफैक्ट जॉब्स नीचे आई हैं। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में खासतौर पे यूएई की अगर इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पे ऑयल का जो इकोनॉमी है वो, अगर दुबई की हम बात करें, दुबई सिर्फ 5% है ऑयल का, और अगर दुबई की आप दूसरी ट्रेड बात करें तो उसमें तकरीबन कोई 95% जो है वो ट्रेड, टूरिज्म एंड ट्रैवल, यहाँ से रेवेन्यू आता है। और देखें इसमें सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। 2 लाख जो है वो इंडियन वापस जा रहे हैं, 80,000 हमारे कॉन्सुलेट जनरल के हिसाब से वापस आ रहे हैं, और इतने ही कुछ बांग्लादेश में वापस लोग आ रहे हैं। तो 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो जॉब लॉस, दूसरा जो है हवाला हुंडी। ये जो है पेंडेमिक की वजह से, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, और एयरलाइंस के थ्रू कैश ना आने की वजह से, और दूसरे जराए जो है कैश उनके थ्रू ना आने की वजह से फॉर्मल चैनल पे उनको कन्वर्ट होना पड़ा है। ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हवाला हुंडी का पोर्शन जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में आना शुरू हो गया। इसको किसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर ले, स्टेट बैंक मजीद इसको सिक्योर करे, कंटेन करे, तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो, आने वाले वक्त में आपके रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है, और ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर सकती है। मतलब क्योंकि कोरोना के बाद तवक्कात बरक्स थी, तो दीगर ममालिक जिनकी रेमिटेंसेज भी इन ममालिक से जाती हैं, उनका क्या ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में भी? देखिए बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो बांग्लादेश भी तकरीबन कोई 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी इस पूरी दुनिया में है, और मेजर पोर्शन उनका जो है यूएई और सऊदी अरेबिया में है। इसी तरह इंडियंस की बात करें तो इंडियंस भी 17.5 मिलियन जो है पूरी दुनिया में है। मेजर पोर्शन जो है 40 लाख इंडियंस जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में है, 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया और यूएई में है। इसी तरह तकरीबन 15 लाख बांग्लादेशी जो है यूएई और आपके सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ से वापसी हो रही है, और आप बांग्लादेश का अगर नंबर देखें तो शाहजेब ओवरऑल अगर आप पिछले 2 महीने के नंबर देखें 60% ग्रोथ वहां पे भी रेमिटेंसेस में आई है। तो और एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हुंडी हवाले का काम बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो है वो बाहर है, और एक और वजह यह है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स सबसे ज्यादा हैं इन तीनों ममालिक के। जब ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो किसी तरह भी जो है वो बैंकिंग चैनल्स को यूज नहीं कर सकते, और फिर वो हवाला हुंडी के थ्रू भी भेज रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता ये गलत काम है, लेकिन वो आ रहे होते हैं इसके थ्रू पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बांग्लादेश की भी ग्रोथ आई है, पाकिस्तान की भी आई है। एक पाकिस्तान का एक
डिफरेंट फैक्टर हो सकता है, वो रियल एस्टेट है। आपको पता है पाकिस्तानी 3rd नंबर पे हैं यूएई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 2-3 सालों से। तो हो सकता है कि जो एमनेस्टी की जो है इस वक्त बात की गई है, जो अनाउंस की गई है, उस सिलसिले में भी बाहर से जो है वो कंस्ट्रक्शन का पैसा यहाँ आ रहा हो और हमारी रेमिटेंसेस में वो एक्चुअली ग्रोथ में नजर आ रहा हो, तो सस्टेन कर सकती है ग्रोथ फॉर फ्यू मंथ्स। बट इवेंचुअली जब ग्रोथ आपकी इकोनॉमीज में आएगी, ब्लू वर्कर वहां जाके काम करेगा, फिर पैसे भेजेगा, तो नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए रेमिटेंसेस सस्टेन होगी, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम आप नज़रिया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शुगर कमीशन से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन को कलअदम करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त पर जारी किए गए फैसले में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की बढ़ती हुई तादाद पर भी बात की है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमें ये पता चला है कि काबीना इजलास में बड़ी तादाद में वो लोग शरीक होते हैं जो मुंतखब नहीं हैं, खासतौर पर वज़ीर आज़म के मामलीन ख़ुसूसी। उनमें कुछ अफराद आइन के मुताबिक रुकने असेंबली या सेनेटर बनने के अहल भी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग मुंतखब नहीं होते, इसलिए आवाम को जवाबदेह भी नहीं। ये बादी नज़र में आइन की कई शिकों के मुतसादिम है। बहुत सारे गैर मुंतखब मामलीन ख़ुसूसी का तस्वुर आइन के लिए अजनबी है। ऐसा सदारती निज़ाम में तो मुमकिन है, मगर 1973 के आइन के तहत पार्लिमानी निज़ाम में मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हमारे ख्याल में वो वक्त आएगा जब आला अदालतों को इस मामले का जायज़ा लेना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी नज़र में मुशीर बराए एहतसाब की मौजूदगी नैब की आज़ादी मुतासिर करती है, क्योंकि इससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत नैब के साथ मिलकर अपने मुखालिफिन के खिलाफ काम कर रही है। इस हवाले से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में अपने फैसले में भी लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एहतसाब के मुशीर मीडिया के जरिए हुकूमत के मुखालिफिन पर करप्शन के हवाले से खुलकर बात करते हैं, मगर वो हुकूमत के हवाले से इस तरह के मुबैना इक़दामात पर खामोश रहते हैं। इससे अवाम की नज़र में बिला तफरीक एहतसाब का तासुर भी कमज़ोर होता है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा है, ये समझना मुश्किल है कि जब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं तो दाखिला उमूर पर मुशीर की क्या ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक लिखा कि इसमें ज़रूरी रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वक्त पर कमीशन का नोटिफिकेशन गजेटेड नहीं हुआ, कमीशन की तश्कील भी मुकम्मल नहीं थी, कमीशन जानिबदार था, दरख्वास्त गुजारों को सुनने का मौका नहीं दिया गया, रिपोर्ट में दरख्वास्त गुजारों के साथ तासुब बढ़ता गया, एग्जीक्यूटिव की तरफ से आइन और कानून के मुतालिका शिकों की खिलाफ वर्जी की गई, आइन के तहत दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने मजीद लिखा कि हम 16 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन और 21 मई 2020 को जारी होने वाली रिपोर्ट को कलअदम करार देते हैं और इस रिपोर्ट के तहत उठाए गए तमाम इकदाम और इस हवाले से जारी किए गए तमाम ऑर्डर्स को भी कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने चेयरमैन नैब को हिदायत की है कि वो एक आज़ादाना इंक्वायरी का आगाज़ करें जो नैब कवानीन के मुताबिक हो, जो इस बात का जायज़ा ले कि दरख्वास्त गुजारों ने कोई करप्शन की है या नहीं। कमीशन की रिपोर्ट से हटकर तहकीकात की जाए और तहकीकात में ऐसे किसी शख्स को शामिल ना करें जो शुगर कमीशन का हिस्सा रहा हो। इसी तरह शुगर मिल मालिकान के टैक्स उमूर की आज़ादाना इंक्वायरी FBR शुरू करने की FBR को हिदायत दी गई है। मगर चीनी 110 रुपये की हो गई है। खुद हुकूमत के अपने दादोशुमार के मुताबिक 95 रुपये एवरेज है, 92 से 110 रुपये की अब चीनी हो गई। इजाज़त दीजिए।